आज हमारा चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु। हमने जो पहला चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने पढ़ा था पदार्थ के बारे में, है ना। पदार्थ क्या था? अपने आसपास जितनी भी सारी जगह थी वो सारी की सारी क्या थी? गिरती है, या जिसको रखने के लिए जगह चाहिए वो सारे के सारे क्या थे? पदार्थ थे। ठीक है, तो पदार्थ के बारे में आपको अच्छे से पता है। फिर हमने ये भी देखा था कि ये पदार्थ है ना, ये किससे मिलकर बने? छोटे छोटे कणों से मिलकर। उन्हीं कणों का हमने नाम दिया था क्या? परमाणु। ठीक है, इतना हमने देखा था कि हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं सबको हमने एक नाम दे दिया, पदार्थ। अगर आपको पदार्थ को पहचानना है तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप देखोगे उसको रखने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए, वो है पदार्थ। अब वो सारे के सारे पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, उन छोटे छोटे कणों का नाम हमने दे दिया परमाणु। तो सारे के सारे पदार्थ किससे मिलकर बने हुए हैं? परमाणु से। ठीक है ना, इतना। अब इसके बाद इसी पदार्थ के अंदर आप देखते हो कि ये वाला जो पदार्थ है ना, इसके अंदर या तो ये हो सकता है कि सारे के सारे जो परमाणु हैं वो एक ही प्रकार के हैं, सारे के सारे परमाणु एक ही प्रकार के। और या फिर ऐसा भी हो सकता है दो या दो से ज़्यादा, ऐसा हो सकता है ना। या तो एक ही प्रकार के या दो या दो से ज़्यादा। ठीक है ना। जब एक ही प्रकार के होंगे तो क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा होंगे तो क्या होता है? तो हमने क्या किया, इनको, इस पदार्थ को है ना ऐसे बांट दिया। एक ही प्रकार के अगर जिसके अंदर परमाणु है तो उसको हमने बोला तत्व। ठीक है, और जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा है, सिर्फ यौगिक, या तो हम उसको बोलते हैं यौगिक या फिर हम उसको बोलते हैं मिश्रण। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, यौगिक और मिश्रण, लेकिन दोनों के अंदर एक चीज़ ज़रूर होगी, दो या दो से ज़्यादा परमाणु तो मिले ही होंगे। क्लियर है? अगर आपको परमाणु ना क्लियर हो तो आप यो भी कह सकते हो दो या दो से ज़्यादा पदार्थों के कण मिले होंगे, तभी तो दो या दो से ज़्यादा परमाणु मिले होंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब ये तो सबको क्लियर है कि तत्व के अंदर क्या होगा। जैसे कि मैंने बोल दिया कि आपके पास लोहा तत्व है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर सारे के सारे एक ही प्रकार के कण हैं, और वो सारे के सारे किसके हैं? लोहे के हैं। तो ये मतलब हुआ लोहा तत्व का। ठीक है, अगर मैं कह दूं आपके पास हाइड्रोजन वाला तत्व है, हाइड्रोजन तत्व आपके पास है, या किसी ने एक ऐसा बंदा है जिसके पास हाइड्रोजन तत्व है, तो आप क्या समझोगे उससे? कि उसके पास जो हाइड्रोजन है उसके अंदर सारे के सारे परमाणु किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। ठीक है ना। तो तत्व आपको समझ में आया क्या चीज़ है? तत्व वो पदार्थ या जिसके अंदर सारे के सारे कण एक ही प्रकार के या एक ही प्रकार की रासायनिक प्रकृति के हों। ठीक है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। तत्व तो आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यौगिक और मिश्रण की। दोनों के अंदर दो या दो से ज़्यादा प्रकार के पदार्थ मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर एक प्रकार का हो गया तो फिर तो वो तत्व ही हो जाएगा। यानी आपको क्या करने पड़ेंगे? दो पदार्थ आपस में मिलाने पड़ेंगे। अब यौगिक और मिश्रण में दोनों के अंदर दो ही प्रकार के पदार्थ मिल रहे हैं, तो फ़र्क क्या हुआ वो देखो। देखो मैंने क्या लिया, एक बर्तन के अंदर पानी ले लिया। ठीक है, इस पानी के अंदर मैंने कहा आप चीनी मिलाओ, सिर्फ इतना कहा चीनी मिलाओ, तो आपका क्या होगा? कोई ऐसा भी हो सकता है दो चम्मच मिलाए, कोई ऐसा हो सकता है 2-3 चम्मच मिलाए, कोई ऐसा हो सकता है 4 चम्मच मिलाए, कोई ऐसा हो सकता है पूरा पैकेट भी मिला दे, जितनी जिसकी मर्जी होगी, है ना। किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन उसका आप पता कैसे करोगे? एक ऐसा होगा जिसका कि जो घोल बनेगा इससे वो ज़्यादा मीठा होगा, जिसने ज़्यादा चीनी मिलाई है, जिसने कम चीनी मिलाई है कम मीठा होगा, ऐसा ही होगा ना। तो इसके अंदर क्या हुआ? जैसे ही आपने चीनी डाली, ठीक है, दो पदार्थ तो मिल गए,
दो पदार्थ मिल गए तो ये क्या बनेगा, इसके अंदर क्या नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आपको कितनी 2 चम्मच मिलाओ 3 चम्मच मिलाओ, कोई चक्कर नहीं है ना। तो इस ऐसे जो बना ना, जो दो पदार्थों से मिलकर बनता है उसे हम कहते हैं मिश्रण। यानी कि इसके अंदर कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता कि इसको इसके अंदर कितने चम्मच मिलाना है, यानी कि आपका जो अनुपात है वो निश्चित नहीं होता, ठीक है। और जब यौगिक बनते हैं तो यौगिक के अंदर पहले से फिक्स होता है कि आपको अगर दो तत्व मिलाने हैं या दो पदार्थ मिलाने हैं तो हमेशा एक निश्चित अनुपात में ही मिलाओ। इसी को अगर मैं बोल देता कि आपको 10 ग्राम पानी लेना है और 1 चम्मच चीनी, इनका अनुपात क्या हुआ, 10:1। इसी को लिखते हैं कैसे, 10:1। अब क्या सबका सब घोल क्या एक जैसा मीठा होगा? क्योंकि मैंने क्या निश्चित कर दिया, अनुपात। यौगिक के अंदर ऐसा ही होता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ यौगिक के अंदर एक अलग होती है, वो क्या, कि मिश्रण है ना, उसके अंदर होता है भौतिक परिवर्तन। जब मिश्रण कोई चीज़ बनेगी तो हमेशा क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। और जब यौगिक बनेगा तो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपको अच्छे से पता है। भौतिक परिवर्तन जिसके अंदर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और रासायनिक परिवर्तन जिसके अंदर कोई नया पदार्थ बनता है। क्लियर है ना। तो यौगिक और मिश्रण दोनों दो पदार्थों को मिलाने से ही बनते हैं, लेकिन यौगिक है वो जब दो पदार्थ आपस में रासायनिक परिवर्तन करके मिलते हैं तो यौगिक बनेगा, और भौतिक परिवर्तन से मिलते हैं तो मिश्रण बनेगा। क्लियर है ना। समझने के दो तरीके हो गए, एक तो ये कि ये रासायनिक परिवर्तन से बनता है, ये भौतिक परिवर्तन से बनता है। दूसरी चीज़, इसके अंदर एक निश्चित अनुपात होता है पदार्थों के मिलने का, ठीक है ना। इसके अंदर कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। क्लियर है। यौगिक और मिश्रण हमारे जो काम का है वो क्या है, धातु और अधातु। ये कौन से पदार्थ में आएगी, ये क्या इस पदार्थ में, ये तत्व, पहले तो ये धातु और अधातु पदार्थ है या नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये धातु और अधातु भी तो हमारे आसपास हमें मिलती हैं, तो ये भी क्या है, पदार्थ है। अब ये है कि ये है, यौगिक है कि मिश्रण है कि तत्व है। तो ये जो धातु और अधातु है ना, ये इसी तत्व के आगे जाके दो प्रकार हो जाते हैं। किसके, तत्व के। तत्व है ना वो वही 3 प्रकार के हो जाते हैं। एक कौन, धातु, एक अधातु और एक उपधातु, ठीक है। यानी कि चाहे वो धातु हो, चाहे वो उपधातु हो, चाहे वो अधातु हो, सारी की सारी एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनी होंगी। जैसे धातु है, धातु के अंदर मैं अगर कोई लिख दूं कि मान लो आपके पास एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम किससे मिलकर बना है, सारा का सारा एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना है, और वो कण किसके हैं, एल्यूमिनियम के हैं। ऐसे ही अगर आपके पास मैग्नीशियम है तो वो भी किससे मिलकर बना है, मैग्नीशियम के सारे एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये धातु, उपधातु और अधातु 3 प्रकार के इसमें बंट गए। अच्छा, ये टोटल जो तत्व हमें मिले हैं कितने हैं बता सकते हो, 92। टोटल जो हमें प्रकृति से मिले हैं ना वो है 92। कुछ हमने भी बनाए हैं, वो लगभग है 20 के आसपास। क्लियर है। लगभग इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमने बनाया वो स्टेबल नहीं है, स्थायी नहीं है, वो बदल जाते हैं। क्लियर है ना। तो जो प्रकृति से हमें मिले हैं 92, उन्हीं, वो बदलते नहीं, वो फिक्स है 92, और ज़्यादा काम के वही 92 हैं। उन्हीं से सारे बाकी के जो आप अपने आसपास पदार्थ देख रहे हो, इन्हीं तत्वों से मिलकर बने हैं। क्लियर है। तो हमें इन्हीं तत्वों को सीखना है। यानी धातु और अधातु आपको पढ़ना है तो आपको क्या पढ़ना है, तत्व पढ़ना है, ठीक है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, तत्व यानी कि एलिमेंट पढ़ रहे हैं। तो इतना तो आपको क्लियर हुआ कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तीसरे चैप्टर के अंदर हम पदार्थ के बारे में ही पढ़ रहे हैं, और पदार्थ के भी वो टाइप पढ़ रहे हैं जिसके अंदर सारे के सारे कण एक ही प्रकार के होते। क्लियर है ना। इतना तो आपको क्लियर हुआ कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। क्लियर है। अब मैंने आपको इन 92 में से पहले 30 आपको लिखवाए थे। हमें क्या समझना था इसके अंदर, ये हमारे पहले जो 30 है ना,
वो ऐसे बंटे हुए थे, ठीक है। अब एक चीज़ ये कि हमने जब अपना पहला चैप्टर स्टार्ट किया तो ये 30 लिखे भी थे उस टाइम भी, पहले 30 परमाणु, है ना। तब तो हमने सीरियल वाइज लिखे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उस मेंडलीव को ये क्या ज़रूरत पड़ गई, ये आपका 5वें चैप्टर की यूँ समझ लो बेसिक क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मेंडलीव को या बाकी के जो साइंटिस्ट थे, जो मॉडर्न आपके पास पीरियोडिक टेबल है, उसको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हाइड्रोजन को उसने यहाँ रखा और हीलियम को वहाँ भगा दिया कोने में, ठीक है। लिथियम को उसने यहाँ रखा, बेरिलियम को यहाँ रखा, ये जगह खाली क्यों छोड़ दी, बोरोन यहाँ ही क्यों आया। अब ये यहाँ पे आ गया तो ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन से आगे चलने देता, एक ही लाइन में 92 के बार में कंप्लीट हो जाते। वो वापस सोडियम को यहाँ क्यों लेके आया, है सारे सीरियल वाइज ही। ये कितना है 1 नंबर पे, ये है 2 नंबर पे, ये है 3 नंबर पे। उसने क्या किया, उसने देखा सारे के सारे जो ये परमाणु उसने देखे, परमाणु यानी कि तत्व उसने देखे, तो इनके जो गुण है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मैच नहीं हो रही थी। इसलिए उनको आधों को इधर रखना पड़ा, आधों को उधर रखना पड़ा। बीच में ये जो खाली छोड़ दी, ये वाली खाली जगह, यहाँ पे कोई उसको ऐसे तत्व मिले ही नहीं जो यहाँ पे वो रख सके, तो वो जगह खाली छूट गई, ठीक है ना। अब इसके अंदर जब उसने ये बनाई, ये टेबल बनाई, तो एक्चुअल में उसने ऐसे जो इनको हम बोलते हैं, जो ये वाले खाने हैं ना ऐसे, इनको हम आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्त, या इंग्लिश में। और वैसे अगर देखो तो ये वाले जो है ना, इनको हम बोलते हैं रो, जो ऐसे जो होते हैं, और ऐसे जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं, कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। ये वाले रो और ये वाले कॉलम। कितने रो है इसके अंदर, 7 तो इसके अंदर रो है, यानी कि जो ऐसे वाली हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, और जो ऐसे वाली लाइन है वो है कितनी, 18, जिनको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर लाइन। और ये वाली क्षितिज लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षितिज लाइन, और खड़े वाली मतलब ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल लाइन, ठीक है। इनको हम बोलते हैं कॉलम, ठीक है। ये हमारी पीरियोडिक टेबल की एक मेन खासियत है, 7 रो होती हैं, 18 कॉलम होते हैं, ठीक है। अब ये जो आवर्त होते हैं, ये क्या है, इन्हीं 7 जो रो है इन्हीं को हम बोलते हैं आवर्त या पीरियड, ठीक है। और जो इधर जो होते हैं ऐसे वाले जो ये 18, इन्हीं को हम कॉलम भी बोलते हैं, और वैसे हम बोलते हैं इनको ग्रुप। क्या बोलते हैं, ग्रुप या समूह। ये तो होते हैं ग्रुप और ये होते हैं पीरियड, ठीक है। चलो, ये तो हो गई थोड़ी सी बेसिक सी बात। अब इसके अंदर वही 92 तत्व है, उन्हीं 92 तत्वों को धातु और अधातु और उपधातु में बांटा गया है। तो इसके अंदर एक लाइन होती है जिगजैग लाइन, जो यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। इसलिए उसने इनको अलग अलग रखा है, ताकि इसके साथ साथ एक चीज़ और भी आपकी क्लियर हो सके कि धातु और अधातु क्या होती है। तो इस लाइन में ये जो उसने खींची, ये वाली ऐसे, इसे बोलते हैं जिगजैग लाइन। ऐसी जो लाइनें खींचती है उसे हम जिगजैग लाइन बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है ना। अब आपको ये समझ आएगा कि बीच में उसने ये जगह खाली क्यों छोड़ी, उस हाइड्रोजन को वहाँ क्यों लेके गया, हीलियम को यहाँ क्यों रखा। वो इसलिए कि ये जो लाइन उसने खींची है ना, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो अपनी लाइन होती है, इसके इस तरफ वाले, कौन सी साइड है, लेफ्ट है कि राइट, लेफ्ट साइड। इस आड़ी तिरछी लाइन या जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड वाले सारे के सारे क्या हैं, धातु। उस तरफ वाले सारे के सारे क्या हैं, अधातु, ठीक है ना। धातु वो, अधातु सॉरी अधातु वो, और धातु ये, ठीक है ना। अब इसके अंदर बात आती है कि ये दो चीज़ तो इस लाइन के इस तरफ वाले सारे के सारे क्या हैं, धातु, उस तरफ वाले अधातु, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि उपधातु जो हमने लिखे थे वो कहाँ गए फिर, क्या वो इस लाइन के ऊपर है, क्या वो इस अधातु के अंदर आएंगे, क्या वो धातु के अंदर आएंगे।
तो उसको एडजस्ट करने के लिए जिसने ये पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन की बनाई, उसने उनकी जगह निश्चित की यहाँ पे, इस लाइन के एक इस तरफ, 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 एक यहाँ, यानी इस लाइन के एक इस तरफ और एक इस तरफ कौन पाई जाती है? उपधातु। अब ये उपधातु होती क्या है? तो उपधातु जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि इन दोनों के बीच में है, यानी कि कुछ तो उसके गुण होते हैं धातु वाले और कुछ होते हैं अधातु वाले। ठीक है, तो अब आपको इतना तो क्लियर हो रहा। अच्छा, एक चीज़ और, आपको कौन ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं? धातु ज़्यादा है कि अधातु? धातु, यानी कि संख्या के अंदर लगभग 60% धातुएं होती हैं। ठीक है ना, यानी कि धातु ज़्यादा मात्रा में होती है, अधातु कम मात्रा में। अधातु तो लगभग इतनी ही है, ये लेके इतनी, कितनी की हुई? लगभग 15 के आसपास, इतनी ही अधातु है, जबकि ये सारे के सारे क्या है? धातु, यानी कि मैटर। क्लियर है? तो एक तो ये हुआ हमारे पहचानने का तरीका, किसको? धातु और अधातु। एक चीज़ हमने क्या देखी कि इनके गुण, अभी मैंने बात की कि जो उपधातु है उसके अंदर धातु वाले गुण भी होते हैं, अधातु वाले भी गुण होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गुण क्या, धातु के अंदर क्या गुण होंगे या अधातु के अंदर क्या अलग अलग गुण होंगे। धातु है वो हमारी होती है लेफ्ट साइड, यानी कि बाएं तरफ, और धातु है वो होती है राइट साइड, यानी दाएं तरफ। और उपधातु कहाँ पे होती है? इस जिगजैग लाइन के पास। ठीक है ना, इसको जिगजैग लाइन या फिर यूँ बोल सकते हो आड़ी तिरछी रेखा या टेढ़ी लाइन। और ये टेढ़ी लाइन क्या कर रही है यहाँ पे? ये धातु और अधातु को अलग अलग कर रही है। तो ये जो रेखा है या लाइन है वो क्या कर रही है? धातु और अधातु को अलग कर रही है। ठीक है, तो अब जब भी आपको धातु और अधातु की बात आ जाए तो आपके दिमाग में ये पिक्चर आनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही लिखा हो कहीं पे धातु है कि अधातु? धातु है। ठीक है ना, इसलिए ये पिक्चर अगर आपके दिमाग में एक बार छप गई ना तो आपको फिर बार बार याद नहीं करना पड़ेगा कौन धातु है कौन अधातु। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 30 जो पहले हैं इनको बिल्कुल इस लाइन के अकॉर्डिंग याद करना है। लाइन के उस तरफ कौन, इस तरफ कौन, ताकि उससे आपके दिमाग में एक पिक्चर बैठ जाए धातु और अधातु की। क्लियर है? 30 तक तो दिमाग में रखो, याद की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैंने ये चीज़ सुन रखी है, ये धातु है, हाँ मैंने ये चीज़ सुन रखी है, ये अधातु। ठीक है, अब एक तो ये तरीका हुआ, लेकिन हर बार आपको ऐसे कोई पीरियोडिक टेबल थोड़ी दिखा के बताएगा कि ये देखो ये अधातु है। इसका मतलब क्या है कि आपको समझना भी पड़ेगा उसके किससे? गुण से। ठीक है ना, अब दूसरा तरीका जो हम करेंगे वो क्या, कि इनके गुण क्या है। यानी एक तरीका तो हमारे पास धातु और अधातु को समझने का ये हो गया कि हमने पीरियोडिक टेबल देखी, उसके अंदर वो लाइन देखी, लाइन के जो दाएं तरफ है वो होगी अधातु, दाएं तरफ होगी वो होगी अधातु, और बाएं तरफ होगी वो धातु। एक तो ये तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका धातु और अधातु को पहचानने का या समझने का, वो तरीका कौन सा है? इनके गुण। किसके गुण? धातु और अधातु। कौन? ये मैं? तो ये कौन है? तो धातु और अधातु के गुण। अब ये गुण दो प्रकार के होते हैं। एक गुण होगा जिसके अंदर भौतिक होते हैं, और दूसरा होता है रासायनिक। दो तरीकों के धातु और अधातु दोनों के ये दोनों तरीके के गुण हो सकते हैं। भौतिक गुण भी होंगे, रासायनिक गुण भी। ठीक है, इन दोनों से हम पहचान सकते हैं। अब भौतिक और रासायनिक ये नाम तो आपको बहुत बार सुन चुके हो। भौतिक नाम कहाँ लगता है, रासायनिक नाम कहाँ लगता है? भौतिक नाम जैसे कि आपको किसी भी पदार्थ का रंग देखना है तो उसके अंदर कोई भी नया पदार्थ तो नहीं बन रहा है, कोई रासायनिक परिवर्तन भी नहीं हो रहा है। भौतिक परिवर्तन हो सकता है कि आपने रंगीन चश्मा लगाया हो तो हो सकता है कि वो सामने वाली चीज़ रंगीन दिखाई दे जाए, है ना। तो उसका वो कैसी दिख रही है आपको, कठोर है कि नरम है, मुलायम है, कैसा है, ये भी भौतिक गुण हो गया। इसके साथ वो अपने अंदर से
विद्युत और ऊष्मा को जाने देती है नहीं। विद्युत का मतलब है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है कि नहीं जा रही, ठीक है। एक ये भी भौतिक गुण हो गया। इसके साथ हो गया कि उसके जैसे कि मान लो यही है, इसको मैंने इस तरफ से गर्म करना स्टार्ट किया, क्या ये इस तरफ से गर्म होगा? नहीं होगा, यानी कि अपने अंदर से गर्मी को, ऊष्मा को जाने नहीं देता। कुछ जाने भी देते हैं, जैसे कि यही अगर लोहे का होता तो इस तरफ से गर्म करो, इस तरफ से गर्म होता। तो ये भी इसका कौन सा गुण है? भौतिक गुण। तो ये कुछ गुण होते हैं जो भौतिक गुण होते हैं। अब रासायनिक के अंदर क्या होगा? वो सारे गुण जिसके अंदर कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन होके वो गुण आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। जैसे कि लोहा, लोहे के ऊपर जंग लगा, रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे जो आप गुण देखोगे वो सारे के सारे क्या? रासायनिक गुण। यानी कि ये जो आपने बाणमय तत्व पढ़े हैं वो अलग अलग तत्वों के साथ कैसे अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, वो इनके कुछ गुण भी होते हैं, ये स्पेसिफिक यही बनाते हैं। जैसे कि लोहा या मैग्नीशियम ही लगा लो, अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे सारी धातुएं लगभग ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगी? ऑक्साइड बनाएंगी। तो ये धातुओं का एक गुण हो गया। तो ये भौतिक गुण होगा कि रासायनिक गुण होगा? रासायनिक। क्लियर है ना। तो पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जिस गुण के बारे में, जिस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हो वो भौतिक है या रासायनिक। तो आपके दिमाग में वही चीज़ एक क्लियर रहनी चाहिए। भौतिक मतलब चेंज, कुछ भी बदलेगा नहीं, कोई नई चीज़ नहीं बन रही है। और रासायनिक यानी कुछ नई चीज़ बन रही है। रासायनिक और भौतिक को ऐसे ही अलग करना है आपको। क्लियर है। तो आज हम बात करते हैं धातु और अधातु, इसके भौतिक गुणों की, ठीक है ना। तो पहले बात करते हैं धातु और धातु के भौतिक गुण। धातु कौन कौन से होते हैं? धातु कौन कौन से होते हैं? क्या ये मैं दिखा रहा हूँ ये धातु है? सारे के सारे गुण लगभग इसी के अंदर क्लियर हो जाएंगे। ये धातु है, किसकी बनी हुई है? लोहे की बनी हुई है। ये क्या है? ये धातु है, किसकी बनी हुई है? एल्यूमिनियम। कॉपर कैसा दिखता है? चमकीला, लेकिन कैसा चमकीला? ब्राउन सा, ठीक है ना। लेकिन ये तो सफ़ेद है, ये एल्यूमिनियम है, ठीक है। ये वाली धातु लोहा, ये वाली एल्यूमिनियम, ये लगी हुई है यहाँ पे, ये भी एल्यूमिनियम। क्लियर है ना। ऐसे 4-5 धातु तो अपने आसपास ही आप देख सकते हो, ठीक है ना। आप एक चीज़ नॉर्मली देख रहे हो, ये देखो ये भी चमकीला है, चमक सी है इसके अंदर। ये दिख रहे हैं आपको, ये इसके अंदर भी चमक है। कोई भी लगभग अब एक चीज़ और, जो ये हम भौतिक गुण पढ़ेंगे इसके आगे हम लगभग शब्द लगाएंगे। लगभग का मतलब क्या होता है? लगभग का मतलब है कि कुछ धातुएं ऐसी होती है जो चमकीली नहीं भी होती, उनको हम कहते हैं कि वो अपवाद है। अपवाद मतलब वो उन गुणों से अलग है, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली लगभग सारी धातुएं चमकीली होती हैं। इस गुण को हम क्या कहते हैं? धात्विक चमक। यानी कि सारी की सारी धातुएं क्या होती हैं? इसको क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि धातुओं के धात्विक चमक से आप क्या समझते हो। तो आप क्या लिखोगे कि सभी धातुएं चमकीली होती है, उनकी सतह है वो चमकीली होती है। क्लियर है। ये पहला गुण हो गया। अब दूसरा गुण। अब एक चीज़ नोटिस करना, एक यहाँ से आवाज़ आ रही है, एक यहाँ से आवाज़ आ रही है और एक इनकी आवाज़ आ रही है। डिफरेंस है ना। ये वाली क्या है? आवाज़ पैदा कर रही है। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पे आपके चारों ओर हवा है, हवा के अंदर मैं ऐसे हाथ हिला रहा हूँ, कोई आवाज़ आ रही है क्या? आपस में टकराने से तो आवाज़ नहीं आती कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ टकराया तो आवाज़ आएगी, नहीं आ रही ना। लेकिन यहाँ पे देखो, ये लोहे है, इनको आपस में टकराया तो आवाज़ पैदा होती है, ठीक है। यानी कि लगभग सारी धातुएं, लोहे को आप टकराओ चाहे एल्यूमिनियम के, 2 एल्यूमिनियम को आपस में टकराओ, चाहे आप लोहा टकराओ, चाहे आप सोना टकराओ, चाहे आप चांदी टकराओ, इनके अंदर लगभग सबके अंदर एक आवाज़ आती है, ठीक है ना। अलग ही तरीके की आवाज़ आती है और आप पहचान जाते हो कि आवाज़ किसकी है,
किसी ना किसी लोहे पे टकराया गया है या एल्यूमिनियम पे टकरा के ये आवाज़ पैदा की गई है। दोनों आवाज़ में फ़र्क भी आप देख सकते हो। एक ये आवाज़ कौन सी चाबी की है, ये वाली है ना, तो आप इसको भी पहचान सकते हो आंख बंद करके भी। क्लियर है? तो ये जो इनका एक गुण होता है वो क्या होता है, ध्वनिक गुण। आवाज़ निकाली तो क्या कुछ नया बन गया क्या? इस चाबी, ऐसा तो है नहीं इस चाबी से कुछ और ताला बन गया हो, नहीं बना ना, नया पदार्थ तो नहीं बना। इसका मतलब ये भौतिक गुण के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, आप अपने चारों ओर देखो, पानी है, पानी है, उसके अंदर अपना हाथ डालो चला जाएगा। यस सर। उसके अंदर लोहा भरा हुआ है, उसके अंदर हाथ डालो चला जाएगा। नो सर। ये कौन सा गुण हुआ कि वो ठोस है, यानी कि कठोर है ना। तो ये लगभग सारी धातुओं के अंदर होता है। लेकिन ये हो सकता है कि कुछ धातुएं ऐसी होती है जो कम कठोर हो, कुछ ऐसी होती है जो ज़्यादा कठोर होती है। ठीक है ना, तो उनकी कठोरता में अंतर हो सकता है, लेकिन लगभग सारी धातुएं कठोर होती है, एक धातु को छोड़ के। ठीक है, उस धातु का नाम हम आगे पढ़ेंगे। उस धातु का नाम है क्या, मरकरी। मरकरी जो धातु है वो ठोस नहीं होती, लिक्विड होती है, तरल होती है। ठीक है ना, जिसका नाम है पारा। हाँ, पारा भी बोल सकते हो। तो तीसरा जो गुण है क्या हो गया, कठोरता। इसके आगे भी आप लिख लोगे कि लगभग सारी धातुएं क्या होती है, कठोर होती है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट, कठोरता हो गया, ध्वनिक गुण हो गया, धात्विक चमक हो गया। इसके बाद धातुओं के अंदर एक और भी गुण होता है, जैसे कि अगर मैं इसी चाबी को यहाँ से लगा के और आग के ऊपर या मोमबत्ती इसके नीचे मैंने जला दी, तो यहाँ से गरम गरम होती होती ये सारी गरम हो जाएगी। यस सर। हमको महसूस भी होगा, यानी कि इसके अंदर से कौन जा रहा है, उष्मा जा रही है, हीट इसके अंदर से जा रही है। और जैसे कोई भी पदार्थ जो अपने अंदर से जाने दे उसे हम क्या कहते हैं, उष्मा का चालक। ऐसे ही अगर मैं इसको यहाँ से लाके और प्लग में लगा दूँ, या इधर ये प्लग है इसके अंदर लगा दूँ, लगाना चाहिए ऐसे सीधा? नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से विद्युत धारा इसके अंदर से चल के और मेरे हाथ में आएगी। इसका मतलब ये किसका चालक हुआ, विद्युत धारा का। तो धातुएं हैं वो किसका किसका चालन करती है, ऊष्मा और विद्युत धारा का। फिफ्थ पॉइंट, कठोरता मतलब सारी धातुएं कठोर होती है। ऊष्मा और विद्युत धारा का चालन मतलब लगभग सारी धातुएं विद्युत धारा का चालन करती है। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ मुझे बताना, ये जो की आप देख रहे हो, ये चाबी आप देख रहे हो, किसी ने तो इसको बनाया होगा। ऐसा तो है नहीं कि ये ऐसी ही थी। इसकी शेप है कुछ अलग, इस वाले की कुछ अलग, इनकी अलग, लेकिन सारी की सारी बनी किससे हुई है, लोहे से। शेप अलग अलग है। ये देखो, यहाँ से हमने क्या बना दी, इसको तार के आकार की, वायर के आकार की बना दी। यहाँ से इसको पीट कर अलग आकार की बना दी। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इनके आकार में बदलाव कर सकते हैं पीट कर। और हमने कुछ नहीं किया, इसको गर्म किया, पीटा, ये ऐसी बन गई। ठीक है ना। तो अगर हमने पीट कर लंबी तार बना देते हैं तो इस गुण को हम कहते हैं तन्यता। क्या कहते हैं, तन्यता। यानी धातुओं को पीट कर हम लंबी तारें बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर तो हमने तार बनाया था पीट कर, इसके अंदर हम चादर, सीट बना सकते हैं। यानी एक लोहे का टुकड़ा लिया, उसकी ऐसी, जैसे ये बोर्ड बना हुआ है, ऐसी प्लेन सीट बना सकते हैं। क्लियर है ना। धातुओं को पीट कर लंबी बना सकते। ये डॉटेड का मतलब है जो ऊपर लिखा हुआ वही नीचे। ये आघातवर्धीयता हो गया, तन्यता हो गया, ऊष्मा और विद्युत का चालन हो गया, कठोरता हो गया, ध्वनिक गुण हो गया और धात्विक चमक हो गई। ये कुछ गुण हैं जो धातु के भौतिक गुण है। ठीक है, अब अधातु के भौतिक गुण।
धातु के आगे क्या लगा है, ए लगा है, तो ए धातु बना है। यानी जो जो गुण धातु के अंदर होंगे वो ए धातु के अंदर नहीं होंगे, मोस्टली नहीं होंगे, एक आधा गुण हो सकता है। पहला है धात्विक चमक, धातु के अंदर धात्विक चमक होती है, ए धातु के अंदर नहीं होती। जैसे कि अगर चमक होती तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपको चमकती हुई दिखाई देती, नाइट्रोजन आपको चमकती हुई दिखाई देती, लेकिन वो क्या है, ए धातु, इसलिए वो चमकीली नहीं होती। लेकिन एक गैस ऐसी भी है या एक तत्व जो ए धातु है लेकिन उसके पास चमक होती है, उसका नाम है आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा पदार्थ है जिसके पास चमक होती है, तो इसको हम कहते हैं अपवाद, यानी कि ये उनसे अलग है, निराला है, अलग है। क्लियर है? चलो, ये धात्विक चमक हो गया। ध्वनिक गुण, धातुओं के अंदर ये ध्वनिक गुण होता है, ए धातुओं के अंदर नहीं होता है। कठोरता, धातुएं हैं वो कठोर होती है, ए धातुएं नहीं होती है, यानी कि उनके अंदर परमाणु किसके हैं, कार्बन के ही, लेकिन वो दिखते अलग अलग है। ठीक है, तो जिनके रूप अलग अलग होते हैं इनको हम कहते हैं अपरूप। ठीक है ना, तो वो कार्बन के अपरूप है, वो हम पढ़ेंगे कार्बन के अपरूप क्या होते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए कठोरता, धातुएं लगभग सारी कठोर नहीं होती, सिर्फ एक कार्बन के उस अपरूप को छोड़ के, ठीक है ना, हीरे को। उष्मा तथा विद्युत धारा का चालन, लगभग सारी धातुएं विद्युत धारा और उष्मा का चालन नहीं करती, लेकिन वही कार्बन का एक अपरूप है ग्रेफाइट, जो ए धातु होते हुए भी विद्युत का और उष्मा दोनों का चालन करता है। ग्रेफाइट आपके पास भी है, पेंसिल है ना। तन्यता, तन्यता ये धातुओं के अंदर होती है, ए धातुओं के अंदर नहीं होती है। आघातवर्ध्यता ये भी धातुओं के अंदर होती है, ए धातुओं के अंदर नहीं होती। एक तो आपसे डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धातुओं के गुण बताओ, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ए धातुओं के गुण बताओ। कौन से गुण? भौतिक गुण। ठीक है, या फिर एक और क्वेश्चन, नया क्वेश्चन भी बन सकता है, धातु और ए धातु के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, वो भी यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब आज के लिए हम इतना ही करते हैं।